हेलो एवरीवन। आज की कहानी है अनचाही औलाद। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। वैसे तो कोमल को मम्मी की सभी सहेलियां पसंद थी, लेकिन सुधा आंटी की कुछ बात ही अलग थी। आते ही गले मिलना और हालचाल पूछने के बाद वह एक तरह से कोमल की ओर से तटस्थ हो जाती थी। फिर भी जब तक वह घर में रहती थी उसे पूरे घर में जैसे अपनेपन की उष्णता महसूस होती थी। मम्मी पापा अचानक ही देहरादून छोड़कर दिल्ली आ बसे। यहाँ का स्कूल और सहेलियाँ कोमल को बहुत पसंद आई। देहरादून पिछली कक्षा की किताबों की तरह पीछे छूट गया। बस सुधा आंटी की याद गाहे बगाए आ जाती थी। देहरादून से सभी लोग आपसे मिलने आते हैं, बस सुधा आंटी नहीं आती। कोमल ने एक रोज हसरत से कहा। सुधा आंटी डॉक्टर है और रमेश अंकल वकील, दोनों ही अपनी प्रैक्टिस छोड़कर कैसे आ सकते हैं, माँ ने बताया। माँ और भी कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन उससे पहले ही पापा ने कोमल को पानी पिलाने को कहा। वह पानी लेकर आई तो सुना कि पापा कह रहे थे, कोमल की यह बात तुम सुधा को कभी मत बताना। कोमल को समझ में नहीं आया कि इसमें न बताने वाली क्या बात थी। जल्दी ही उम्र का वह दौर शुरू हो गया जिसमें किसी को खुद की ही खबर नहीं रहती, तो सुधा आंटी को कौन याद करता। मम्मी पापा न जाने कैसे उसके मन की बात समझ लेते थे और उसके कुछ कहने से पहले ही उसकी मनपसंद चीज उसे मिल जाती थी। उसकी सहेलियां उसकी तकदीर से रश्क किया करती। कोमल का मेडिकल कॉलेज में अंतिम वर्ष था। मम्मी पापा दोनों चाहते थे कि वह अच्छे नंबरों से पास हो। वह भी जी जान से पढ़ाई में जुटी हुई थी कि दादी के मरने की खबर मिली। दादा दादी अपने सबसे छोटे बेटे रमन और बहू चंचल के साथ चंडीगढ़ में रहते थे। पापा के अन्य भाई बहन भी वहां पहुंच चुके थे। घर में काफी भीड़ थी। दादी के अंतिम संस्कार के बाद दादाजी ने कहा, विमला बेटी, तुम्हारी माँ के जो जेवर है मैं चाहता हूँ कि वह तुम आपस में बांट लो। तू सबसे बड़ी है, इसलिए सबके जाने से पहले तू बराबर का बंटवारा कर दे। रात को जब कोमल दादाजी के लिए दूध लेकर गई तो दरवाजे के बाहर ही अपना नाम सुनकर ठिठक गई। दादाजी विमला बुआ से पूछ रहे थे, तुझे कोमल से चिढ़ क्यों है? वह तो बहुत सलीके वाली और प्यारी सी बच्ची है। मैं कोमल में कोई कमी नहीं निकाल रही पिताजी, मैं तो बस यही कह रही हूँ कि माँ के गहने हमारी पुश्तैनी धरोहर है, जो सिर्फ माँ के अपने बच्चों को मिलने चाहिए, किसी दूसरे की औलाद को नहीं। माँ के जो भी जेवर अभी विभा भाभी को मिलेंगे वह देर सवेर देगी तो कोमल को ही। यह नहीं होना चाहिए, विमला बुआ समझाने के सवर में बोली। कोमल इसके आगे कुछ सुन नहीं सकी। दूसरे की औलाद शब्द हथौड़े की तरह उसके दिलो दिमाग पर प्रहार कर रहा था। उसने चुपचाप लौटकर दूध का गिलास नौकर के हाथ दादाजी को भिजवा दिया और सोचने लगी कि वह किसी दूसरे यानी किसकी औलाद है। दूसरी जगह और इतने लोगों के बीच मम्मी पापा से कुछ पूछना मुनासिब नहीं था। तभी चंचल चाची से ढूंढती हुई आई और बरामदे में पड़ी कुर्सी पर निडाल सी लेटी कोमल को देखकर बोली, थक गई ना, जा सो जा अब। तभी कोमल के दिमाग में बिजली सी कौंधी, क्यों न चंचल चाची से पूछा जाए। दोनों की उम्र में ज़्यादा फर्क न होने के कारण उसकी चंचल चाची से बहुत बनती थी और पिछले 3-4 रोज से एक साथ काम करते हुए दोनों में दोस्ती भी हो गई थी। आपसे कुछ पूछना है चाची, बताएंगी? उसने निवेदन करने के अंदाज में कहा। जरूर। चंचल ने प्यार से उसका सिर सहलाया। मैं कौन हूँ? कोमल के इस प्रश्न से चंचल चौंक पड़ी, फिर संभल कर बोली, मेरी प्यारी भतीजी कोमल। मगर मैं आपकी असली भतीजी तो नहीं हूँ ना, क्योंकि मैं डॉक्टर रमा और डॉक्टर संजय की नहीं, किसी दूसरे की औलाद हूँ। यह तू क्या कह रही है? चंचल ने बात काटी। जो भी कह रही हूँ चाची सच कह रही हूँ। और कोमल ने विमला बुआ और दादाजी के बीच की पूरी बातचीत दोहरा दी। चंचल झल्ला कर बोली, तुम्हारी विमला बुआ को भी बगैर बवाल मचाए खाना नहीं पचता। उन्होंने कोई बवाल नहीं मचाया चाची, सिर्फ सच्चाई बताई है। पर अगर आप मुझे यह नहीं बताएंगी कि मैं किसकी औलाद हूँ तो बवाल मच सकता है। मैं जो बताऊंगी उस पर तू यकीन करेगी? अगर यकीन नहीं करना होता तो आपसे पूछती ही क्यों? असलियत जानने के बाद मैं मम्मी पापा से कुछ नहीं पूछूंगी, और कम से कम यहाँ तो कतई नहीं, कभी भी और कहीं भी नहीं पूछना बेटे, वरना वे बहुत दुखी होंगे कि शायद उनकी परवरिश में ही कोई कमी रह गई। तुम डॉक्टर सुधा और रमेश बंसल की बेटी हो। रमा भाभी और सुधा बचपन की सहेलियां हैं।
यह स्पष्ट होने पर कि बचपन में हुई किसी दुर्घटना के चलते रमा भाभी कभी माँ नहीं बन सकती, सुधा ने उनकी गोद में तुम्हें डाल दिया था। रमा भाभी और संजय भाई साहब ने तुम्हें शायद ही कभी शिकायत का मौका दिया हो। सहमति में सिर हिलाया। मम्मी पापा से मुझे कोई शिकायत नहीं, लेकिन सुधा आंटी ने मुझे क्यों और कैसे दिया? दोस्ती की खातिर। दोस्ती ममता से ज़्यादा बड़ी होती है। तभी अंदर से बहुत उत्तेजित स्वर सुनाई देने लगे। सबसे ऊंचा स्वर संजय का था। मेरे लिए मेरे जीवन की सबसे अमूल्य निधि मेरी बेटी है, जिसके लिए मैं देहरादून से सरकारी नौकरी छोड़कर चला आया। उसके लिए क्या चंद गहने नहीं छोड़ सकता? मैं कल सवेरे यानी आपके बंटवारे से पहले ही यहाँ से चला जाऊँगा। लेकिन माँ की उठावनी, विमला बुआ ने पूछा। उसके लिए आप सब हैं ना? माँ की अंत समय में सेवा कर ली, मेरे लिए यही बहुत है। संजय ने कड़वे स्वर में कहा, जो लोग मेरी बेटी को पराया समझते हो, उनके साथ रहना मुझे गवारा नहीं। चंचल ने कोमल की ओर देखा और उसने चुपचाप सिर झुका लिया। यह अब नहीं रुकेगा। रोक कर विमला, तुम बात मत बढ़ाओ। दादाजी का स्वर उभरा। उसी समय संजय कोमल को पुकारता हुआ वहां आया और उसे इस तरह बाहों में भरकर अपने कमरे में ले गया जैसे कोई कोमल को उसे छीन न ले। कल हम दिल्ली लौट रहे हैं, संजय ने कहा। जी पापा जी, कोमल ने कहा और चुपचाप बिस्तर पर लेट गई। संजय ने बत्ती बुझा दी। संजय कुछ देर बाद रमा का स्वर उभरा। मुझे लगता है इस तरह लौटकर तुम सबकी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हो। विमला बहन जी ने जिस बेदर्दी से मेरी भावनाओं को कुचला है, न उसके मुकाबले मेरी ठेस तो बहुत मामूली है। संजय ने तल्खी से कहा, जो भी मेरी बेटी को नकारेगा उसे मैं कदापि स्वीकार नहीं करूंगा, चाहे वह कोई भी हो, यहाँ तक कि तुम भी। अगली सुबह उन्हें विदा करने को केवल दादाजी, रमन और चंचल ही आए थे और सब शायद अप्रिय स्थिति से बचने के लिए नींद का बहाना करके उठे ही नहीं। घर आकर रमा और संजय अपने काम में व्यस्त हो गए और कोमल पढ़ाई में। हालांकि कोमल को लग रहा था कि चंडीगढ़ से लौटने के बाद पापा उसे लेकर कुछ ज़्यादा ही पॉजेसिव हो गए हैं, लेकिन वह अपने असली माता पिता से मिलने और यह जानने को बेचैन थी कि उन्होंने उसे अपनी गोद से उठाकर दूसरे की गोद में क्यों डाल दिया। उसने मम्मी की डायरी में से सुधा मौसी का फ़ोन नंबर और पता तो नोट कर लिया था, मगर वह खत या फ़ोन के जरिए नहीं, स्वयं मिलकर यह बात पूछना चाहती थी। परीक्षा सिर पर थी और पढ़ाई में दिल बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। कोमल यही सोचती रहती कि क्या बहाना बनाकर देहरादून जाए। सुनैना उसकी खास सहेली थी, उससे कोमल की बेचैनी छिप न सकी। उसके पूछने पर कोमल को बताना ही पड़ा। किस बहाने से जाऊं देहरादून? तू भी अजब भुलक्कड़ है। कई बार तो बता चुकी हूँ कि सालाना परीक्षा खत्म होते ही मेरे बड़े भाई की शादी है और बारात देहरादून जाएगी। मैं तुझे बारात में ले चलती हूँ, वहाँ जाकर तू जहाँ कहेगी वहीं तुझे पहुँचाने का इंतज़ाम कर दूंगी। सो अब सारी चिंता छोड़कर पढ़ाई कर। सुनैना की बात से कोमल को कुछ राहत मिली और फिर शाम को सुनैना उसके मम्मी पापा से मिलकर बारात में चलने की स्वीकृति लेने उसके घर आ गई। बारात में जाने के बारे में सोचने के बजाय फिलहाल तुम दोनों पढ़ाई में ध्यान लगाओ। पापा ने सुनैना की बात सुनकर बड़े प्यार से दोनों का सिर सहलाया। अंतिम साल की परीक्षा है, इसके नतीजे पर तुम्हारा पूरा भविष्य निर्भर करता है। कोमल को तो मैं कार्डियोलॉजी में महारत हासिल करने के लिए अमेरिका भेज रहा हूँ। तुम्हारा क्या इरादा है सुनैना? अगर मैं भी कार्डियोलॉजिस्ट बन गई अंकल, तो मुझ में और कोमल में दोस्ती के बजाय स्पर्धा हो जाएगी और हमारी दोस्ती खत्म हो। ऐसा रिस्क मुझे नहीं लेना है, सो कुछ और सोचना पड़ेगा। मगर सोचने को फिलहाल आपने मना कर दिया है। सुनैना हंसी। सुनैना को विदा करके कोमल जब अंदर आई तो उसने अपने पापा को यह कहते सुना, मैं नहीं चाहता रमा कि कोमल देहरादून जाए और सुधा और रमेश से मिले, इसलिए सुनैना के भाई की शादी से पहले कोमल को लेकर कहीं और घूमने चलते हैं। कैसे जाओगे संजय? इस बार IMA का वार्षिक अधिवेशन तुम्हारी अध्यक्षता में होगा और उन्हीं दिनों में है। कोमल लपक कर कमरे में आई और कहने लगी, मेरी एक बात मानेंगी मम्मा? आप प्लीज़ सुधा मौसी को मेरे देहरादून आने के बारे में कुछ मत बताना, क्योंकि मैं शादी की रौनक छोड़कर उनसे मिलने नहीं जाने वाली। पापा के चेहरे पर यह सुनकर राहत के भाव उभरे थे। ठीक कहती हो, अपनी सहेलियों को छोड़कर माँ की सहेली के साथ बोर होने की क्या ज़रूरत है। थैंक यू पापा, कहकर कोमल बाहर आकर दरवाजे के पास खड़ी हो गई। पापा मम्मी से कह रहे थे कि अच्छा है कोमल उन दिनों शादी में जा रही है, क्योंकि हम दोनों तो अधिवेशन की तैयारी में व्यस्त हो जाएंगे
और यह घर पर बोर होती रहने से बच जाएगी। इस तरह समस्या हल होते ही कोमल जी जान से पढ़ाई में जुट गई। देहरादून स्टेशन पर बारात का स्वागत करने वालों में कई महिलाएं भी थी। लड़की के पिता सबका एक दूसरे से परिचय करवा रहे थे। एक अत्यंत चुस्त दुरुस्त सौम्य महिला का परिचय करवाते हुए उन्होंने कहा, यह डॉक्टर सुधा है। कहने को तो यह हमारी फैमिली डॉक्टर और पड़ोसिन है, लेकिन हमारे परिवार की ये एक सदस्य है। हमारे से ज़्यादा शादी की धूमधाम इनकी कोठी में है, क्योंकि सभी मेहमान वहीं ठहरे हुए हैं। कोमल को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका काम इतनी आसानी से हो जाएगा। उसने आगे बढ़कर सुधा को अपना परिचय दिया। सुधा ने उसे खुशी से गले लगाया और पूछा कि रमा क्यों नहीं आई। आंटी, मम्मी पापा आजकल एक अधिवेशन में भाग ले रहे हैं। मैं भी इस बारात में महज आपसे मिलने आई हूँ। कोमल ने बिना किसी हिचक के कहा, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। सुधा चौंक पड़ी और फिर संभल कर बोली, अभी तो एकांत मिलना मुश्किल है। रात को बारात की खातिरदारी से समय निकाल कर तुम्हें अपने घर ले चलूंगी। उसमें तो बहुत देर है, उससे पहले ही घर ले चलिए ना। कोमल ने मनुहार की। अच्छा, दोपहर को क्लिनिक लौटते हुए ले जाऊंगी। दोपहर को सुधा ने खुद आने के बजाय उसे लाने के लिए अपनी गाड़ी भेज दी। वह अपने क्लिनिक में उसका इंतजार कर रही थी। तुम अकेले में मुझसे बात करना चाहती हो, जो फिलहाल घर पर मुमकिन नहीं था। बताओ क्या बात है। सुधा मुस्कुराई। मैं यह जानना चाहती हूँ कि आपने क्यों मुझे नकारा, क्यों मुझे दूसरों को पालने के लिए दे दिया। माँ, मुझे मालूम हो चुका है कि मैं आपकी बेटी हूँ। और कोमल ने चंडीगढ़ वाला किस्सा उन्हें सुना दिया। रमा और संजय ने तुम्हें क्या वजह बताई? सुधा ने पूछा। उन्हें मैंने बताया ही नहीं कि मुझे सच्चाई पता चल चुकी है। वह दोनों मुझे इतना प्यार करते हैं कि मैं कभी सपने में भी उनसे कोई अप्रिय बात पूछकर उन्हें दुखी नहीं करूंगी। यानी कि तुम्हें रमा और संजय से कोई शिकायत नहीं है? कतई नहीं, लेकिन आपसे है। आपने क्यों मुझे अपने से अलग किया? कमाल है, बजाय मेरा शुक्रिया अदा करने के कि तुम्हें इतने अच्छे मम्मी पापा दिए, तुम शिकायत कर रही हो। सवाल अच्छे बुरे का नहीं, बल्कि उन्हें दिया क्यों, यह है। मान गए भाई, पली चाहे कहीं भी हो, रही वकील की ही बेटी। सुधा ने बात हंसी में टालनी चाही। मगर वकील की बेटी को डॉक्टर की बेटी कहलवाने की क्या मजबूरी थी? मजबूरी कुछ नहीं थी, बस दोस्ती थी। रमा माँ नहीं बन सकती थी और अनाथालय से किसी अनजान बच्चे को अपनाने में दोनों हिचक रहे थे। बेटे और बेटी के जन्म के बाद मेरा परिवार तो पूरा हो चुका था। सो जब तक तुम होने वाली थी तो हम लोगों ने फैसला किया कि चाहे लड़का हो या लड़की, यह बच्चा हम रमा और संजय को दे देंगे। ऐसा करके मैं नहीं सोचती कि मैंने तुम्हारे साथ कोई अन्याय किया है। अन्याय तो खैर किया ही है। पहले तो सब ठीक था, मगर असलियत जानने के बाद मुझे अपने असली माता पिता का प्यार चाहिए। तभी कुछ खटका हुआ और एक प्रौढ़ पुरुष ने कमरे में प्रवेश किया। सुधा चौंक पड़ी। आप इस समय यहाँ? कोर्ट से लौट रहा था तो बाहर तुम्हारी गाड़ी देखकर देखने चला आया कि खैरियत तो है। सपना की बारात में कोमल भी आई है, मुझसे अकेले में बात करना चाह रही थी, सो यहाँ बुला लिया, सुधा ने कहा और कोमल की ओर मुड़ी। यह तुम्हारे रमेश अंकल है। अंकल क्यों, पापा कहिए ना। कोमल नमस्ते करके रमेश की ओर बढ़ी, लेकिन रमेश उसकी अवहेलना करके सुधा के जांच कक्ष में जाते हुए कड़े स्वर में बोला, इधर आओ सुधा। सुधा सहमे स्वर में कोमल को रुकने को कहकर पर्दे के पीछे चली गई। यह सब क्या है सुधा? मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि अपने बेटे बेटी का प्यार और हक बांटने के लिए मुझे तीसरी औलाद नहीं चाहिए। तुम गर्भपात करवा लो, मगर तुम नहीं मानी और उसे अपनी सहेली के लिए पैदा किया था। खैर, उनकी दिल्ली जाने के बाद मैंने चैन की सांस ली थी, मगर यह फिर टपक पड़ी मुझे पापा कहने, हमारे सुखी परिवार में सेंध लगाने के लिए। साफ कह दे रहा हूँ सुधा, मेरे लिए यह अनचाही औलाद है। न मैं स्वयं इसका अस्तित्व स्वीकार करूँगा, न अपने बच्चों को। कोमल आगे नहीं सुन सकी। उसने फौरन बाहर आकर एक रिक्शा रोका। अब उसे दिल्ली जाने का इंतजार था, जहां उसके मम्मी पापा व्यस्तता के बावजूद उसके बगैर बेहाल होंगे। प्यार जन्म से नहीं होता, प्यार तो प्यार करने वालों से होता है, और जो प्यार उसे अपने दिल्ली वाले माता पिता से मिला, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। फ्रेंड्स, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।